जैसा कि आपके सामने है, मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं पुलिस एग्ज़ाम के लिए, जो नेट और जेआरएफ और अन्य परीक्षाओं में भी आता है। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हम ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं, जैसे कि आप 5th से 10th तक आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और मेरा नंबर है, देख लीजिए मेरे नंबर, जिसे भी संपर्क करना हो। मेरा नंबर है, तो मैं हेलो आपसे रिपीट करती हूँ। मैं ये आपको बता रही थी कि ये हमारा ऑनलाइन क्लास है, जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास, नेट जेआरएफ, पीजी टीजी के लिए किताब पढ़ते हैं, ताकि आप उसे सुनकर अपने क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए, एक सेंटेंस किसने कहा, या कौन सी किताब, या यह किसने कही, सही गलत करने को, कौन सा गलत है कौन सा सही, आप सही कर सकते हैं। और दूसरा ये बता रहे हैं कि हम पुलिस एग्ज़ाम के लिए आपको कल भी एक वीडियो बनाई थी, आज भी वीडियो बना रहे हैं। और हम घर पे भी ऑफलाइन क्लास खोले हैं, 5th से 5th से 5th to 10 ऑल क्लासेस, ठीक है। और आप फर्स्ट ईयर, 12 और बीए, एमए, ठीक है, बीए एमए, फर्स्ट ईयर 12 बीए एमए, हिंदी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। एक मिनट बताती हूँ। और सोशियोलॉजी पेन ले लेती हूँ, लिखती हूँ SOCIO सोशियोलॉजी LOGY। ये जिसको कहते हैं समाज शास्त्र, समाज हिंदी में देखिए, समाज शास्त्र। हमारा 18 साल का एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का, मैंने पढ़ाई भी है, तो इस तरह आपको मैं अच्छा पढ़ा दूँगी। तो आप, अगर आपका मन है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 94 57 48 24 77, ठीक है। दोबारा से लिख देती हूँ, 9457 482477। तो मैंने पैम्पलेट भी लगाया, लेकिन वो हटा देते हैं, तो आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं इस पे संपर्क करके, ताकि हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें। तो चलिए, अब अभी आप आगे का देखिए मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ इसमें। ये देखिए, ये मटेरियल मैंने यूजीसी नेट के लिया है, लेकिन आपके पुलिस में आता है, व्याकरण आता है, तो व्याकरण का ये है। तो आप देखिए इसे, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, ठीक है, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता।
तो हम आपको पेन लेके बताते हैं, नहीं पहले से पढ़ लीजिए, बाद में बताएंगे। आप सुन लीजिए इसे। देवनागरी लिपि पर प्राय दोषारोपण होता रहा है। इसमें वर्णों की संख्या अधिक, परंतु वास्तविकता यह है कि वह वर्णमाला का वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। वर्णमाला पहले स्वर व फिर व्यंजन में वर्गीकृत है। स्वरों का वर्गीकरण वे स्वर वर्ण के पश्चात दीर्घ वर्ण निश्चित है। जैसे देखिए अ इ ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग आहा। तो पेन ले लेती हूँ। देखिए ये आपके लिखा है, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। क्या है भाई? देखिए अ आ इ ई उ। चलिए मैं लिख के बताती हूँ आपको, ज़्यादा सही पड़ेगा। आ आ इ ई उ ऊ, ठीक है, री, ए आय, ओ आओ, अंग आह। ठीक है, ये है स्वर। तो इसमें दीर्घ स्वर हैं और जैसे कि दिया, देखिए अ आ इ ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग आहा, स्वर दीर्घ। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कंठस्थ, तालु, मूर्धा। कल ये नहीं पढ़ाए थे तो इसलिए हमको लाए। कल वाला मटेरियल और देख लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तालु, मूर्धा, दंत, अंतस्थ, ऊष्मा, संयुक्त व्यंजन, द्विगुरु व्यंजन के रूप में वर्गीकृत है। व्यंजनों के अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष में वर्गीकृत किया गया है। विशेषता किसी अन्य लिपि में नहीं पाई जाती। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष कल हमने बड़ी अच्छे से बताया था कल की वीडियो में, तो आप उसे देख लीजिएगा, आपको होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताई थी उसमें, उस वाले वीडियो में, पहले अघोष पहला और दूसरा, उसके बाद अघोष के बाद सघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप पूरा जानने के लिए वीडियो देखिएगा। अभी आगे पढ़ाते हैं। तो देवनागरी लिपि का वर्गीकरण पढ़ाते हैं आपको। देवनागरी लिपि का वर्गीकरण किया गया है वैज्ञानिक तरीके से। कंठ, ये देखिए कंठ, ये कंठ होता है जो हमारा, ये कंठ, गला, तो कंठ हो गया। उसके बाद आपका तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर अंतः, ऊष्मा, फिर संयुक्त व्यंजन, द्विगुरु व्यंजन, कुल स्वर, अनुस्वर, विसर्ग, व्यंजन, कुल वर्ण, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो कंठ से जो बोलते हैं उस कौन से आते हैं? ये 5 जो वर्ग कल हम आपको बताए थे, का वर्ग को कंठ कहते हैं। क ख ग घ अंग, क ख ग घ, ये कंठ है। तालव्य, च छ ज झ, तालव्य है। मूर्धा, ट ठ ड ढ, अणा, ये मूर्धा है। दंत, त थ द ध न, ये दंत है, दंत वर्ग। ओष्ठ, प फ ब भ म, ओष्ठ है। अंतस्थ, या र ला वा, ऊष्मा, श श हा। संयुक्त व्यंजन, छ त्र ज्ञ स। द्विगुरु जैसे सड़क, स
सड़क, ठीक है, सड़क। और ड़ ये वाला ये हो गया, द्विगुण में आते हैं। और पढ़ना, पढ़ना में बिंदी लगाते हैं, पढ़ना में ये ड़, ये हो गया द्विगुणी व्यंजन, यानी ड़ और ढ, ठीक है। तो ये हो गया द्विगुणी। अब कुल स्वर कितने हैं आपके? 11। और अनुस्वर कितने? 1। और विसर्ग कितने? 1। व्यंजन कितनी है? 39। और कुल वर्ण कितने हैं? 52। तो आपसे पूछा जाए परीक्षा में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 52। और व्यंजन कितना होता है? 39। अघोष वह ध्वनि है जिसके उच्चारण से स्वतंत्रिक की कंपन नहीं हो। और सघोष क्या है? जो ध्वनियों के जिनके उच्चारण से स्वतंत्रियों में कंपन हो, जैसे ग, घ, ज, झ, मा आदि। तो ये कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आप उसे देख लीजिए। आज मैं ऐसे ही रीड कर रही हूँ और थोड़ा बता रही हूँ, क्योंकि वो वीडियो फिर आप अच्छे से देख पाएंगे। अल्पप्राण व्यंजन जिसके उच्चारण से श्वास की मात्रा कम निकले। महाप्राण, अल्पप्राण में जैसे अल्पप्राण नामी है इसका, तो कम निकले। महाप्राण व्यंजन जिसके उच्चारण से अत्यधिक श्वास निकले, जैसे फ, छ, ठ, फ, छ, ठ, भ, धा, ठीक है। अब ये थोड़े से वो हैं, देख लीजिए। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसकी उस भाषा को लिखा जाता है। कभी कथन कारण में आ जाता है परीक्षाओं में। लिपि या क्वेश्चन आ जाती है इसमें टिक करने को। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृश्य व दृष्टिगोचर होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी पर टिक लगाएंगे। अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो रोमन पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन आ जाए उर्दू की लिपि क्या है, तो फारसी पे टिक लगाएंगे। पंजाबी की लिपि क्या है, तो गुरुमुखी पे टिक लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको टिक लगाना होता है। तो इससे आपको देखिए कितना क्वेश्चन हो गया। एक आपकी लिपि कौन सी होती है, तो देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है, यानी हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी। और भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि खरोष्टी लिपि होती है। सिंधु घाटी की लिपि खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि सिंधु घाटी की। सिंधु घाटी की लिपि चित्र, क्षर तथा कुछ धान्यचर थी। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो आपको पूछा जाए देवनागरी लिपि का आविष्कार कहाँ से हुआ, तो आप आंसर देंगे ब्राह्मी लिपि से हुआ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ब्राह्मी लिपि से हुआ। आगे फिर देखिए, ब्राह्मी लिपि से हुआ। और तो आपको क्या क्वेश्चन हमने किया था, देवनागरी लिपि का आविष्कार कहाँ से हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। अगर पूछा जाए कि देवनागरी लिपि हमने कहाँ पाया, इसका प्रूफ, तो कहाँ मिला इसका संकेत चिन्ह, तो इसका चिन्ह कहाँ मिला, राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ था। तो वहाँ से देखिए देवनागरी लिपि। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, नेपाल में प्रचलित, गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नगर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। वहाँ के पंडित और नगर ब्राह्मणों के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी लिपि। अब इसको पूछा जाए इसका नाम कैसे पड़ा, तो नाम कहाँ पे आप टिक लगाएंगे, गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नगर ब्राह्मणों के नाम से ही इसे नागरी कहा गया। देव भाषा संस्कृत में उसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ा है। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनागर कहते थे। वो संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसे देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। देवनागरी लिपि सुधार व संशोधन। सर्वप्रथम महादेव गोविंद राणा ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। किसने गठन किया था सर्वप्रथम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी पुलिस में।
या नेट में या अदर परीक्षाओं में, पीजीटीजीटी में। सर्वप्रथम महादेव गोविंद राणे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। किसने किया? गोविंद राणा डे ने, महादेव गोविंद राणे ने किया। ठीक है, याद रखिए। चलिए मैं इस पर टिक वो लगा देती हूँ, गोविंद राणा डे ने, ये इम्पोर्टेंट है। काका कलेकर आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया। स्वर ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया गया, जैसे अ ई उ ऊ ए ओ औ। डॉक्टर श्याम सुंदर ने पंच अक्षर के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया। तो पंच अक्षर के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन आ जाए तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। और 12 खड़ी क्या है? जैसे ये का पे लगाए, देखिए आ पे लगाए ना, ये अब हम का पे लगा के आपको समझा देते हैं। जैसे का, ठीक है, की, ठीक है, कु, री को बाहर निकाल देते, के, फिर को, फिर कंग, कहा और रे की। ये होता 12 खड़ी। आपने पढ़ा होगा बचपन में, अक्षरों को पढ़ाते समय मात्राओं को, मात्रा सिखाते हैं 12 खड़ी से। तो इसी का यहाँ पर वर्णन है कि काका कलेकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों की संख्या में कम कर दिया। स्वर ध्वनियों की संख्या में इसमें क्या कम है? ई उ ए ओ ए ओ। इसमें री नहीं है, एक कम कर दिया इन्होंने। ठीक है, 13 था, ये 12 हो गया। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ठीक है, तो 12 एक री होता है इसमें। अब देखिए, जैसे हिंदी मात्रा, जैसे हिंदी लिखते हैं ना हम, ये बताती हूँ आपको, हिंदी आधा ना लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब हम लिपि में लिखते हैं इसको शुद्ध में, तो हिंदी लिखते हैं, ये सही मानते हैं लिपि में, हिंदी मात्रा लगा के, यहाँ बिंदी। ठीक है, इस तरह होता है। जैसे ये देखिए दिया है, कंठ का और आधा अणा वाला, आधा अणा और ठा, तो कंठ इस तरह भी लिखते हैं। और कंठ लिपि में, शुद्ध लिपि भाषा में ऐसे लिखते हैं, सॉरी कंठ। ठीक है, जी मैं मिटा के लिख देती हूँ फिर से, कंठ बिंदी लगा के, ये आपके सामने दिया है कंठ। अब सही है, तो देख लीजिए, ये है कंठ। तो ये शुद्ध है, ये हिंदी नहीं शुद्ध है, ये वाला शुद्ध है। और ये कंठ सही है, ये वाला लिपि में। ठीक है। श्रीनिवास का सुझाव था कि महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियाँ शामिल करके उसके नीचे कोई चिन्ह लगाकर इस्तेमाल किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 5 अक्टूबर 1941 ने लिपि सुधार हेतु एक बैठक की गई, जिसमें मात्राओं के उच्चारण क्रम में लगाए तथा छोटी ई की मात्रा का व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव पेश किया गया। तो कब बैठक हुई थी? 5 अक्टूबर 1941 में। क्या सुझाव दिया गया था? छोटी यू की मात्रा को आगे लगाने का सुझाव पेश किया था। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष नरेंद्र देव, कौन है? नरेंद्र मोदी नहीं, उन पे लगा दीजिए आप मान, ठीक, नरेंद्र देव, जिसमें निम्न सुझाव पेश किया। ठीक है, कैसा सुझाव पेश किया था कि उनका मात्रा को, छोटी की मात्रा आगे से लगाया जाए, जैसे आप ही लगाते हैं कि एक बड़ी ई की ऐसे लगाते हैं, ये वाला सुझाव। ठीक है, तो नमस्ते, आगे कल पढ़ाएंगे। आशा करती हूँ आप इसे सुनकर और लाभ उठाएंगे और हमारी वीडियो लाइक करेंगे।